जय हिंद आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में। ठीक है, तो समझिएगा आप लोग। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का जो वो समय रहा वो 1316 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक का शासन रहा है। ठीक है, और यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। यह जो है खिलजी वंश का क्या था? तो अंतिम शासक था। उसके बाद इसने मलिक काफूर की हत्या कर दी। यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो थे, ये जो है मलिक काफूर को हत्या कर देता है, यानी मार देता है। किसको? मलिक काफूर को, जिसे 1000 दिनार में जो नुसरत खान ने खरीदा था, उसी को मार दे रहा है। यहाँ पे किसने मारा? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने मार देता है। और जानते हैं ये जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है ये खिलजी वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, अंतिम शासक था। आगे हैं देवगिरी को जीता, यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है ये जो है देवगिरी को भी जीत जाता है, देवगिरी को जीत जाता है। उसके बाद हत्या खुसरो शाह, यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो किसे मारा? मलिक काफूर को मारा, और कुतुबुद्दीन को भी मार रहा है। कौन मार रहा है? तो खुसरो मार रहा है ना। खुसरो शाह मार रहा है। कब मार रहा है? तो 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में मुबारक खिलजी की हत्या कर स्वयं सुल्तान बन जाता है। कौन? खुसरो शाह। ठीक है, और आगे देख लीजिए नासरुद्दीन खुसरो शाह का समय आता है, और यह जो है मुबारक खिलजी को मार करके यह सुल्तान बना है। मुबारक खिलजी को मार करके यह जो है स्वयं सुल्तान बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, मुबारक शाह का जब पूरा नाम ले लीजिए, बात कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यानी आप जो है यहाँ पे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी भी कह सकते हैं, या सीधा आप मुबारक खिलजी कह दीजिए, क्या दिक्कत है? यानी मुबारक खिलजी जो है वो किसे मारता है? मलिक काफूर को मार करके राजा बनता है। और इसे कौन मारता है? कौन मारता है कुतुबुद्दीन को? तो कुतुबुद्दीन को जो है यहाँ पे मुबारक शाह को खुसरो शाह मारता है, और खुसरो शाह मार करके, और खुसरो शाह स्वयं क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग। आगे हैं कि यह स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहता था। यानी देखिए नासरुद्दीन जो है ना, ये अपने आप को समझ रहा था कि हम पैगंबर का सेनापति हैं। क्या है? पैगंबर का सेनापति है, पैगंबर का सेनापति है। कौन कहता है? नासरुद्दीन कहता है। ठीक है, आगे देखिए, और नासरुद्दीन का भी हत्या कर दे रहा है। यानी खुसरो शाह का पूरा नाम है नासरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, अब कौन उतना बड़ा नाम लेगा जी? ठीक ना, इसीलिए शॉर्टकट बोले हम। तो आगे हैं नासरुद्दीन खुसरो शाह का जो हत्या करता है वो गयासुद्दीन तुगलक करता है। कब करता है? तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी में इसका भी राम राम सत कर देता है। ठीक है, आगे हैं तुगलक वंश। उसके बाद खिलजी वंश समाप्त हुआ, अब तुगलक वंश में आ जाइए। ठीक है, तुगलक वंश। अब देखिए यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक जो है ये 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक शासन करता है, और तुगलक वंश का संस्थापक यही है। यानी अगर कहा जाए कि तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था? आप लोग बताइए तो, किसने किया था? कमेंट में जवाब दीजिएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, आगे है कि मूल नाम, यानी तुगलक वंश का यानी गयासुद्दीन तुगलक का जो मूल नाम है वो है गाजी मलिक। क्या नाम है? गाजी मलिक। आगे है अलाउद्दीन खिलजी, भू सुधार पर रोक लगा दी। यानी अलाउद्दीन खिलजी के भू सुधार पर, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे मिसयूज हुआ है। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के भू सुधार पर रोक लगा दी, के लगा दीजिएगा वहां पे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के भू सुधार पर रोक लगा दी। ठीक, और लगान को घटा करके 1/10 से 1/11 कर दिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो टैक्स लगाया था भू राजस्व पर, उसे 1/10 से घटा करके 1/11 कर दिया, 1/11 कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, इसने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। यानी
ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, इसने एक नगर का भी स्थापना करता है जिस नगर का नाम है तुगलकाबाद। क्या नाम है? तुगलकाबाद। और नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान है। यानी अगर कहा जाए कि नहर का निर्माण सबसे पहले किस सुल्तान ने करवाया है, तो किसने करवाया है? तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया है। नहर समझते हैं ना आप लोग? नहर की से जो पानी का जो निकास होता है, प्रवाह जो होता है, उसी को नहर बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? समझिएगा आगे। तो नहर का निर्माण सबसे पहले इसी सुल्तान ने करवाने का काम किया। कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। आगे हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने कपिलों को छोड़कर संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यानी गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कपिल को छोड़कर किए। उसके बाद दक्षिण का जितना भी हिस्सा था वो सारा का सारा दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। सारा का सारा हिस्सा दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसके बाद 1325 बंगाल अभियान के भी करता है। यानी बंगाल पर भी विजय प्राप्त करना चाहता है। कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। और यह गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम विजय था। और जो है बंगाल पर जो अटैक किया, आक्रमण किया, युद्ध किया, ये भी जीत जाता है। और यह जो युद्ध है और यह जो अभियान है, यह अभियान अंतिम अभियान है। ठीक है, आगे है निजामुद्दीन औलिया। क्या है? निजामुद्दीन औलिया ने इसे क्या कहा है? तो इसे कहा है हनूज दिल्ली दुरस्त। यानी इसका मतलब होता है कि अभी दिल्ली दूर है। समझिएगा, निजामुद्दीन औलिया ने यानी किसे? गयासुद्दीन तुगलक को कहा है कि कौन? निजामुद्दीन औलिया ने कहा है कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, हुनूज दिल्ली दुरस्त। यानी इसका कहने का मतलब था कि अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। किसे कहता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को कहता है। गयासुद्दीन तुगलक को कहता है कि अभी दिल्ली दूर है। किस भाषा में कहता? हुनूज दिल्ली दुरस्त, इसी भाषा में कहा वो। ठीक है, आगे हैं गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जूना खान ने अपने पिता के स्वागत में लकड़ी का महल बनवाया। सुनिएगा, यहाँ पे बड़ा लोचा हो रहा है। यहाँ पे समझ गए ना, बहुत ही संगीन मामला है। आगे देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जिसका नाम था जूना खां। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा है जिसका नाम है जूना खां। ये जो है अपने पिताजी की स्वागत में जो है एक लकड़ी का महल बनाता है। लकड़ी का महल बनाता है। ठीक है, जूना खां ने अपने पिता के स्वागत में लकड़ी का महल बनवाया। और 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय दिल्ली के समीप जो लकड़ी का जो महल बनवाया था और उस पे जो बैठा ना, तो वहीं पे नीचे दब करके उसका मृत्यु हो जाता है। यानी बंगाल को जब जीत गया ना, कौन? गयासुद्दीन तुगलक, तो ये जो है दिल्ली की और प्रस्थान किया, बोला हमको दिल्ली जाना है। तो इसका जो बेटा था जूना खां, इसने लकड़ी का महल बनवाया। और लकड़ी का महल जो बनवाया, अब उस चाल था कि क्या था नहीं था वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो वो जो लकड़ी का महल बनवाया, तो जूना खां का कहना था जब मेरा पिताजी जब आएंगे ना, तो मेरा पिताजी जब आएंगे तो इसी महल में बैठेंगे। ठीक है, तो उसी पर्पस से जो है वो स्वागत के रूप में उस महल को, लकड़ी का महल को बनवाया गया था। जब उस लकड़ी के महल में जब एंट्री करते हैं, जैसे ही बढ़ते हैं, तो पूरा का पूरा महल उसके जो है ना, आप समझ सकते हैं, ये वो नीचे में और ऊपर से लकड़ी का महल पूरे का पूरे नीचे में दब गया वो, और दब गया और वहीं पर उसका क्या हो गया? देहांत हो गया। वहीं पर उसका देहांत हो गया, यानी नीचे में दब करके वो मर चुका है, यानी मर चुका था। ठीक है, मर चुका था। आगे हैं वास्तुकार। और जो गयासुद्दीन तुगलक के एक वास्तुकार थे जिसका नाम था अहमद अयाज। क्या नाम था? अहमद अयाज। पूछा जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के वास्तुकार कौन थे? तो अहमद अयाज थे। आगे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अब देख लीजिए, उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक का समय आता है जी। और ये जो है 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक शासन करता है। और इसका जो मूल नाम है वो जूना खां है। क्या नाम है? जूना खां। किसी किसी किताब में आपको मिलेगा जूना खां,
तो जोना खां मिले या जूना खां मिले, दोनों का दोनों सही है। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में लेके चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझिएगा आप, या तो जूना खां का चाल होगा कि हम अपने पिता को मारेंगे किसी न किसी चाल से, उसके बाद हम यहाँ का राजा बनेंगे। देख लीजिए ना, वही हो रहा है। वो मरा, उसको मरने के बाद जो है राजा कौन बन रहा है, तो उसका बेटा जूना खां बन रहा है। ठीक है, लेकिन क्लियर नहीं हुआ है कि मारने के चक्कर में ही वो महल बनवाया गया था। ठीक है, आगे है, इसका जो उपनाम है नजीब मोहम्मद बिन तुगलक का, इसका उपनाम है अब्दुल मुजाहिद। इसका उपनाम है एक, जो कि क्या है, अब्दुल मुजाहिद है। आगे, यह दिल्ली का सर्वाधिक विद्वान, सर्वाधिक विद्वान, आगे है विषादित व विरोधाभासों से युक्त सुल्तान था। यानी ये जो है ना, दिल्ली का सबसे अधिक विद्वान, यानी विद्वान के मामला में अगर पढ़ा लिखा, जूना खां जो है बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, विद्वान थे। समझ गए ना, बहुत ही ज्यादा विद्वान थे। लेकिन ये जो है ना, विरोधाभास थे। क्या थे, विरोधाभास थे। गलत सलत काम बहुत ही ज्यादा करने का काम करता था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और इसका अन्य नाम भी है रक्त पिपासु, यानी खून का प्यासा। समझ सकते हैं, यानी इसे खून का प्यासा भी कहा गया, यानी रक्त पिपासु भी कहा गया। किसे, जूना खां को। ये बहुत ही कट्टरपंथी आक्रमणकारी थे। ठीक है, यानी इसे खून का प्यासा भी कहा गया है, और अंतः विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और असफल सुल्तान, यानी ये अपने आप में क्या हो गया, एक प्रकार से असफल माना जाएगा। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक की 5 असफल योजनाएं। और जो है देखिए ना, इसने जो है 5 गो योजना बनाता है, और पांचों का पांचों योजना इसका असफल हो जाता है। एको को योजना इसका सफल नहीं होता है, एक भी योजना इसका सफल नहीं होता है। देखो कौन कौन सा योजना बनाया था इसने। सबसे पहले योजना बनाया था दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि बना, जो है ना, लागू किया था। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच में जो मध्य जो खाली स्थान होता है ना, उसमें जो खेती की जाती है, बोला कि वहां से जो फसल उपज के आएगा ना, उसमें भी हम टैक्स लेंगे। और उसमें वृद्धि कर दिया। क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, है ना, 1325 ईस्वी में। उसके बाद जो है वो भी असफल हो गया। वो भी क्या हो गया, असफल हो गया। उसके बाद है देवगिरी, यानी दौलताबाद को राजधानी बनाया। यानी वो जो है ना, दौलताबाद को, देवगिरी को क्या किया, राजधानी बनाया 1327 ईस्वी में, है ना। और ये जो है दौलताबाद का पुराना नाम भी है कि उसे हम कुबतुल इस्लाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुबतुल इस्लाम भी कहते हैं। और वो जो राजधानी बनाया वो भी एक प्रकार से उसका असफल ही रहा। उसके बाद तांबे या कांसे की सांकेतिक या प्रतीकात्मक सिक्कों या मुद्रा चलाना शुरू किया। समझ गए ना, यानी सांकेतिक या प्रतीकात्मक सिक्का भी चलाना शुरू कर दिया वो। ठीक है, और जो है वो जो सिक्का चलाया ना, जैसे आप समझ सकते हैं कि वो जो कृषि पर जो टैक्स लागू किया था, वो जो टैक्स भरने जाते थे ना, तो नकली सिक्का जो है ना, वहां पे जाके जमा करता था किसान लोग। समझ गए ना, तो वो भी एक प्रकार से उसका क्या हो गया, रिजेक्ट, वो भी उसका योजना जो है असफल हो गया। वो भी योजना उसका क्या हो गया, असफल हो गया। यानी जब पूरा का पूरा जब सिक्का जब ढेर लग गया, उसके बाद जब उस सिक्का के पास जब चेक करने जाता है, तो देखा सारा का सारा क्या है, सारा का सारा रुपया क्या है, एक प्रकार से माना जाए तो फर्जी है। क्या है, डुप्लीकेट है। क्या है, डुप्लीकेट है। तो फिर जो है बोला क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि इसको जो है अब सिक्का को हम बंद करेंगे, और वहां पे सिक्का चलाना बंद कर दिया। बताइए ये भी असफल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, हुआ। उसके बाद देख लीजिए आगे, आगे है खुरासान अभियान। क्या है, खुरासान अभियान और कराची अभियान। ये 1332 से लेकर के 34 तक चला, और ये भी क्या हुआ, असफल हुआ। ये पांचों योजना असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 में हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। सुनिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही 1336 ईस्वी में क्या किया, हरिहर नामक एक व्यक्ति था, समझ गए ना, और खुक्खा, ये दोनों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कर दिया। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कर दिया, और विजयनगर साम्राज्य हम लोग अलग से पढ़ेंगे, वो चैप्टर ही है। समझ गए ना। आगे हैं
1347 ईस्वी में हसन बहमन शाह, यानी इसका जो है ना नाम अगर कहा जाए तो इसे हम लोग हसन गंगू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हसन गंगू भी कहते हैं। तो 1347 में हसन बहमन शाह ने बहमानी साम्राज्य की स्थापना की। बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो हसन बहमन शाह ने किया। ठीक है। और इसके काल में 1333 ईस्वी में मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है। अफ्रीका से इब्न बतूता नामक यात्री भारत आया। कोई दिक्कत? यानी पूछेगा कि किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता भारत आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। अब आगे देख लीजिए, इब्न बतूता इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बनाया। यानी जब इब्न बतूता आया ना, इसे जो दिल्ली का न्यायाधीश बना दिया, या उसी को हम लोग बोलते हैं काजी। क्या बोलते हैं? काजी। ठीक है। आगे इसे राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। और जो है बाद में क्या हुआ, वो तो जो इब्न बतूता आए उसे पहले काजी बनाया, और काजी बनाने के बाद फिर उसे राजदूत बना करके उसको चीन भेज देता है। ठीक। उसका तो मोहम्मद बिन तुगलक यह पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, और इसने भी सती प्रथा पर रोक लगाया था। सती प्रथा क्या है वो आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। ठीक है। आगे है कि हिंदू त्योहारों में शामिल होता था। और ये जो है ना, हिंदू का जब फेस्टिवल आते थे ना, चाहे जो भी हो, होली हो या दीपावली हो, जिस भी तरह का जब फेस्टिवल जब आते थे, त्योहार आते थे, उसमें वो उपस्थित दर्ज करते थे। समझ गए ना? उसमें शामिल होते थे, वो पार्टिसिपेट करते थे। आगे हैं फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का समय आया, और इसका जो काल रहा वो 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक का काल रहा। और मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था कौन? फिरोज शाह तुगलक। पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई का क्या नाम है? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। यह धार्मिक रूप से कट्टर शासक था। यानी धार्मिक रूप से कट्टर शासक था कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। और यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान यही था। यानी मोहम्मद बिन कासिम जिस समय में भारत आए थे अरब से, वो जो है ना ब्राह्मण को छोड़ करके एक और कोई जाति थे, हमको दिमाग में नहीं आ रहा है, वो दो जाति को नहीं, ब्राह्मण को और एक मुस्लिम को, इन दोनों को छोड़ करके, समझ गए ना, सभी पर जो है टैक्स लागू, जजिया कर लागू कर दिया था। बोला सभी के सभी को जजिया कर देना होगा। ठीक है ना। यानी गैर मुस्लिम जितने भी थे सभी से टैक्स लेता था मोहम्मद बिन तुगलक। आज जब चट्टा फिरोज शाह तुगलक आया तो इसने जो है ना बोला कि ब्राह्मण कौन सा बड़ा शेर है, हम ब्राह्मण से भी कर लेंगे, जजिया कर लेंगे, यानी टैक्स लेंगे। और ब्राह्मण से भी लेना शुरू कर दिया इसने। सोचिए, ब्राह्मण से भी लेना शुरू कर दिया। आगे देखिए, आगे है कि इसने 24 प्रकार के करों की जगह शरिया कानून या इस्लामिक कानून के अनुसार केवल 4 प्रकार के कर रखे। यानी 24 प्रकार का जो कर जो चल रहा था पहले से, यानी टैक्स के रूप में जो चल रहा था, 24 प्रकार का जो टैक्स चल रहा था, 24 प्रकार का जो टैक्स चल रहा था उसे जो है एक शरिया कानून के अनुसार, शरिया कानून होता है इस्लाम मुस्लिम धर्म का जो कानून होता है ना एक अलग से, उसे हम लोग शरिया कानून कहते हैं। उसके अनुसार जो है वो मात्र 4 प्रकार का टैक्स रखा। कितना प्रकार का? तो 4 प्रकार का। और कौन कौन? तो खराज हो गया, उसका जजिया हो गया, जकात हो गया, खम्स हो गया। देखिए, खराज का मतलब होता है भू राजस्व, यानी भूमि से जो टैक्स आता है ना उसी को क्या बोलते हैं? तो खराज बोलते हैं। और जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स, यानी गैर मुस्लिम यानी हिंदू सबसे लिया जाने वाला जो टैक्स होता है उसी को जजिया कर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जकात, धार्मिक कर। जकात जैसे अभी भी जकात चल रहा है तो मुस्लिम लोग क्या करते हैं? जकात के रूप में रुपया देते हैं ना जी, दान करते हैं ना, वो क्या है? जकात हो गया। उसी प्रकार से है खम्स। खम्स का मतलब होता है युद्ध में लूटा गया माल। यानी युद्ध में जो है ना, जब युद्ध होता था और उसमें से वहां से जो माल जो लूट लूट के लाते थे पब्लिक लोग, उसमें से भी कहता था कि हमको इसमें से टैक्स दो, इसमें से टैक्स दो। तो ऐसे इंसान थे कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो चलिए अब हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।